नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन और आंसरों की सीरीज चल रही है और इस वीडियो में अभी 10 क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं हम। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर का अर्थ है बलिदान। ठीक है, तो आपको बता दें 4 वेद हैं। ऋग्वेद, इसमें ये दुनिया का प्राचीन लिखित ग्रंथ है। दूसरा है सामवेद, इसमें गायन के साथ अलौकिक देवी देवताओं की उपासना के बारे में बताया गया है। तीसरा वेद है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया है। चौथा है अथर्ववेद, अथर्ववेद जिसमें गुण धर्म आरोग्य व यज्ञ, इसमें गुण धर्म आरोग्य व यज्ञ, गुण धर्म आरोग्य व यज्ञ से संबंधित चीज़ों का वर्णन है। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें जो मंत्रों की संख्या है 10,627 है। यजुर्वेद में 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। ठीक है, सामवेद में 1875 संगीतमय मंत्र हैं। उसके बाद जो अथर्ववेद है उसमें गुण धर्म आरोग्य यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। ठीक है, वेदों के रचयिता की बात करें तो वेदों के रचयिता थे वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास ने वेदों को लिखा था, लेकिन वेदों की बात करें तो वेद व्यास से पहले भी वेद थे, क्योंकि वेद भगवान के मुंह से निकल पड़े थे, उन्हें वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, महाभारत के रचयिता भी वेद व्यास हैं। महाभारत महाभारत के रचयिता भी वेद व्यास हैं, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था और उसके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई हुई, जिसमें मीर कासिम का साथ अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से लड़ा था। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम और इनका साथ दिया था बंगाल के नवाब का अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने। सम्मिलित रूप से इनकी सेनाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था। बक्सर का पहला जो पुराना नाम था वो था व्याघ्रसर। बक्सर का पुराना नाम था व्याघ्रसर। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसकी तारीख भी बता दें आपको, 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के बक्सर नाम की जगह। ठीक है, बक्सर बिहार में है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बात करें इस युद्ध में, इसमें ईस्ट इंडिया की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो।
तो ये नाम आपको याद रखना है। हेक्टर मुनरो ने बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था। बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये ऐतिहासिक दृश्य प्लासी के युद्ध से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालीन जो प्रमुख शक्तियां थीं वो एक साथ अंग्रेज़ों की सेना से युद्ध करने के लिए साथ आ गई थी, और ये उनकी श्रेष्ठता प्रमाणित करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अवध का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के, ये जो लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच थी, लेकिन इसमें साथ दिया मीर कासिम का अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने सम्मिलित रूप से युद्ध लड़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और इसीलिए यह युद्ध प्लासी के युद्ध से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह युद्ध प्लासी के युद्ध से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो तत्कालीन शक्तियाँ थी उन्होंने एक साथ होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा, और यही उनकी श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। हालांकि बात करें इस युद्ध की, तो इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीतती है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। तो आपको याद रखना है, बक्सर युद्ध से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो हमने बता दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था। तो जो हंटर आयोग का गठन हुआ था वो भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया गया था, और हंटर आयोग की स्थापना जो की थी लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी 1882 में। ठीक है, और लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो था 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक। 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। हंटर आयोग की बात करें तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा हंटर आयोग चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसके लिए, उसकी समीक्षा के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसका अध्यक्ष था विलियम विल्सन हल्टर। ठीक है, इसके जो हंटर आयोग के अध्यक्ष थे वो विलियम विल्सन हंटर विलियम विल्सन हल्टर आयोग का अध्यक्ष था, और ये अध्यक्ष चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र द्वारा नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और विलियम विल्सन हल्टर के नाम से ही इस आंदोलन जो आयोग का नाम हल्टर आयोग पड़ा। इस आयोग की बात करें तो इसमें 8 भारतीय सदस्य भी थे, 8 सदस्य इंडियन भी थे। हंटर आयोग जो हंटर शिक्षा आयोग था उसमें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तक ही से सीमित कर दिया गया था। जो हंटर आयोग था उसको प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था हल्टर आयोग को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था, किस लिए किया था, तो भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी थी, और गुलामगिरी नामक जो पुस्तक थी वो 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई, और जो ये किताब थी अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। अमेरिका की जात प्रथा पर ये पुस्तक आधारित थी। ज्योतिबा फुले की बात करें तो इनका पूरा नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, और ये एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक, समाज प्रबोधक, समाज सेवी, दार्शनिक, लेखक तथा एक महान क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, सत्यशोधक
समाज की स्थापना 1875 में ज्योतिबा फुले ने ही की थी। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया, जिससे जिसे मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा मान्यता भी मिली थी। ठीक है, इन्होंने बिना किसी ब्राह्मण पुरोहितों के विवाह संस्कार और आरंभ करवाए, जिसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली, तो आपको याद रखना है। और ये जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के खिलाफ थे। ज्योतिबा फुले जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के खिलाफ थे। और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ज्योतिबा फुले आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी उस वक्त अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का पहला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो सरोजनी नायडू। आपको याद रखना है। साथ ही कांग्रेस के संस्थापक की बात करें तो A.O. ह्यूम कांग्रेस संस्थापक थे। 1885 में 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की A.O. ह्यूम ने। और A.O. ह्यूम 1857 की जो क्रांति हुई उस वक्त इटावा के कलेक्टर थे। इटावा के कलेक्टर थे 1857 की क्रांति के दौरान। A.O. ह्यूम की बात करें तो इन्होंने खुद अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और 1882 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब अपने पद से अवकाश ले लिया इन्होंने, और कांग्रेस यूनियन का गठन किया। कांग्रेस यूनियन का गठन किया इन्होंने 1882 में अपने पद से अवकाश लेने के बाद। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है मुंबई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है बम्बई में, जो कि वर्तमान में मुंबई। ठीक है, 1885 में यह अधिवेशन होता है और जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। साथ ही कांग्रेस की स्थापना हमने आपको बताई, वो 28 दिसंबर 1885 थी। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों की बात करें तो A.O. ह्यूम जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे, उनके साथ A.O. ह्यूम A.O. ह्यूम के साथ दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा, ये दो लोग भी शामिल थे। तो A.O. ह्यूम के साथ दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। कांग्रेस के संस्थापक पूछे जाएं तो आपको याद रखना है A.O. ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की बम्बई अधिवेशन में, और ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था। तो प्लासी की लड़ाई की बात करें तो प्लासी की लड़ाई हुई 23 जून 1757 को। और इस लड़ाई के बाद मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठाया गया, और ये युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेजी सेना के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध की बात करें तो ये जो युद्ध हुआ सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और अंग्रेजी सेना के बीच में, इस युद्ध के बाद मीर जाफ़र जो था, जो कि अंग्रेजी सेना का इसने साथ दिया था, जबकि ये सिराजुद्दौला की सेना में ही था लेकिन इसने साथ अंग्रेजी सेना का दिया था, और वो बंगाल का नवाब बना। उसके बाद इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो
अंग्रेजी शासन की तरफ जो हेड थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध लड़े ही विजयी हो गया, क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना ने जहाँ एक तरफ मीर दामन मोहनलाल जैसे सिराजुद्दौला की सेना में मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी तरफ मीर जाफ़र जैसे धोखेबाज भी थे। ठीक है, मीर जाफ़र जैसे धोखेबाज गद्दार भी थे, और इसी वजह से सिराजुद्दौला छल कपट से ये युद्ध हार गया। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, जिसके बाद मीर जाफ़र बंगाल की गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लीप किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरुमुखी लीप की बात करें तो ये सिखों का एक धर्म ग्रंथ है, ग्रंथ साहब। सिखों का एक धर्म ग्रंथ है ग्रंथ साहब, वो गुरुमुखी लीप में ही लिखा गया है। ठीक है, और गुरु नानक के उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद, उन्होंने इस लीप का विकास किया है। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु बोल लीजिए, या गुरु नानक के बाद, गुरु नानक देव के बाद, गुरु नानक देव के बाद जो कि सिखों के पहले गुरु थे, उनके बाद गुरु अंगद सिखों के गुरु बने। गुरु अंगद ने ही गुरु नानक के पदों को गुरुमुखी लीप के रूप में स्वीकार किया था, और यह लीप निकली, जो गुरुमुखी लीप है वो ब्राह्मी लीप से निकली है, ब्राह्मी लिपि से गुरुमुखी लीप निकली है, और इसका विकास गुरु अंगद ने किया, और उन्होंने गुरु नानक देव के पदों को इसी लीप में स्वीकार किया है। ठीक है, सिख धर्म की बात करें तो इस धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी के लगभग हुई। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने इस धर्म को चलाया था। और गुरु नानक देव के समयकाल की बात करें, गुरु नानक देव के समयकाल की बात करें तो 1469 से 1539 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। सिखों के अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10 गुरु हुए और 10वें अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, आपको याद रखना है। सिखों की बात करें तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार पर्व है वो गुरु नानक का जन्म दिवस है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मनाया जाता है, और उनका पर्व गुरु नानक गुरु पर्व के रूप में मनाया जाने वाला सिखों का सबसे पवित्र त्यौहार है। ठीक है, बैसाखी और लोहड़ी भी सिखों के प्रमुख त्यौहार हैं। तो सिखों के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें गुरु नानक गुरु पर्व, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक के जन्मदिन के दिन पर मनाया जाता है, साथ ही वैसाखी व लोहड़ी, ये भी सिखों के प्रमुख त्यौहार हैं। गुरु नानक का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी में। ठीक है, गुरु नानक तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 5 मार्च 1971 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता ये था कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर नमक उत्पादन व बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया, और जिसके बाद भारतीयों को अंग्रेज़ों से महंगे दामों में नमक खरीदना पड़ता था। और क्योंकि नमक भारी दामों में इसलिए खरीदना पड़ता था क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस पर बहुत भारी टैक्स लगा रखा था। इसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, नमक सत्याग्रह शुरू किया। और ये सत्याग्रह था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला कदम था। इस आंदोलन में गांधी जी समेत 78 लोग
78 लोग थे जो कि साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, साबरमती नदी के तट पर। और यहाँ से साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल निकल पड़ी। लगभग 24 दिन लगे इस यात्रा में। और ये यात्रा दांडी यात्रा कहलाई। और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था, जिसमें 78 लोग शामिल थे। और साबरमती आश्रम से दांडी तक ये पैदल यात्रा चली। और इसमें बात करें लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहले गोलमेज सम्मेलन में ही ब्रिटिशर्स को ये लग गया कि बिना कांग्रेस के कोई भी फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय कांग्रेस के साथ जाएंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसी के पूर्व जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसके पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। और यही समझौता गांधी इरविन समझौता कहलाया। और ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। और इस जो समझौता था, ये जो गांधी इरविन समझौता, इसके जो लक्ष्य थे उसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर अन्य बंदी जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। दूसरा था नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को फिर से मिले। तीसरा था भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। और अगला था कि आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को पुनः बहाल किया जाए। उनकी मतलब जहाँ भी सर्विस कर रहे थे वो, उनको वहाँ बिना पुनः बहाल कर दिया जाए जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया आंदोलन के दौरान। और जिसकी भी आंदोलन के दौरान संपत्ति जब्त हुई उसकी संपत्ति वापस कर दी जाए। लेकिन अंग्रेजों ने शर्त रखी और इन शर्तों को कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने स्वीकार किया। उनमें ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा था कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। तीसरा था जो ब्रिटिश की तरफ से स्वीकार शर्त रखी गई थी, उसमें कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, ये कहा गया। और साथ ही पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग गांधी जी छोड़ देंगे, ये इसमें ब्रिटिश की तरफ से कहा था। और ये शर्त कांग्रेस की तरफ से गांधी जी द्वारा स्वीकार की गई थी। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी। तो महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें वर्धमान महावीर भी कहते हैं। और जैन धर्म में 24 ही तीर्थकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभ देव, जिनका दूसरा नाम था आदिनाथ, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। और ये प्रथम तीर्थकर भी हुए। और साथ ही एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जो संस्थापक थे वो हमने बताया ऋषभ देव, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ था। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है। और साथ ही जो अभी पूछा गया है महावीर के बारे में, ये 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ठीक है। और टोटल 24 ही तीर्थकर हुए। कुल तीर्थकर थे जैन धर्म में वो 24 ही थे। ठीक है। महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में। तो इनका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, जो कि पूछा गया क्वेश्चन में। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था अड़ोज्या, जो कि प्रियदर्शना नाम से इनकी पुत्री को जाना जाता था। महावीर स्वामी को वर्धमान महावीर के नाम से भी जानते थे, वर्धमान महावीर भी कहा जाता था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, वो कौन से थे, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैन धर्म के 2 जो संप्रदाय थे, श्वेतांबर एंड दिगंबर।
ये जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कड़वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव कड़वंश के संस्थापक थे। वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश के जो अंतिम शासक था शुंग वंश का देवभूत, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूत, इसकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूत, इसकी हत्या की और उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना की वसुदेव ने। वसुदेव की बात करें तो शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूत का ये ब्राह्मण अमात्य था। ठीक है, ये ब्राह्मण अमात्य था। वसुदेव शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूत, उसका ब्राह्मण अमात्य था वसुदेव। वसुदेव ने शुंग राजा देवभूत के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी और कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का जो समय काल है वो भी आपको बता देते हैं। 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक लगभग ये पीरियड है। 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक कर्ण वंश का समय काल रहा। और कर्ण वंश शुंग वंश के बाद मगध का शासनकर्ता वंश था। तो ये जो कर्ण वंश है वो मगध के जो वंश, मगध साम्राज्य में जो वंश हुए शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश आया। तो मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध मगध में जो वंश हुए उन पर चर्चा कर लेते हैं। मगध में पहला था हर्यक वंश, उसके बाद आया उदयन राजवंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश तथा पाल वंश। ये मगध के मुख्य जो वंश थे उनकी हमने सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सभी वंशों के बारे में बताया। पहला था हर्यक वंश, दूसरा उदयन राजवंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश आया, उसके बाद शुंग वंश आया, उसके बाद कर्ण वंश आया, फिर सतवाहन वंश आया, गुप्त वंश आया, उसके बाद पाल वंश आया। मगध साम्राज्य का जो समयकाल था वो 684 बीसी से लेकर 320 बीसी तक था। मगध का जो कार्यकाल था, समयकाल था 684 बीसी से लेकर 320 बीसी तक था। और कर्ण वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा, ये दो राजधानी थी कर्ण वंश की। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर हमने चर्चा की और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको, तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल से आ, अपने दोस्तों को जोड़िए जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल से जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।